गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल की मैराथन क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट्स भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, अलग अलग परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करते हैं हम लोग कि किसका कितना कॉम्पोजिशन होता है। तो इसका ट्रिक याद करने का है SALIM। सबसे ज्यादा परसेंट जो होगा वो आपका होगा सिलिका का, उसके बाद फिर होगा आपका एल्यूमिना, फिर होगा आपका लाइम, फिर आयरन ऑक्साइड और लास्ट में आता है आपका मैग्नीशिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंट आपको किसका क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले सिलिका। सिलिका देखिए कितना है आपका 50 to 60%, तो ए का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। दूसरा होता है आपका लाइम, तीसरा है एल्यूमिना। तो पहले जो सेकेंड मोस्ट जो है उसको देख लेते हैं। एल्यूमिना आपका 20 to 30% होना चाहिए, तो आपका जो सी है वो होगा 2। ए का 1, सी का 2, यही एक ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। आगे और देख लेते हैं। जो ऑक्साइड ऑफ आयरन है वो आपका अप 5 to 6% होना चाहिए और लाइम अप टू 5% होना चाहिए। ठीक है, लाइम की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो अनसाउंडनेस का कॉज करेगा ब्रिक पे। अब अनसाउंडनेस क्या होता है कि जो ब्रिक का जो ओरिजिनल साइज होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, वेदरिंग एक्शन के कारण या फिर मॉइस्चर के कारण ब्रिक का जो साइज होता है या वॉल्यूम होता है उसमें चेंजेस आते हैं। उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं अनसाउंडनेस। और ये किसके कारण होता है? मेजरली किसके कारण होता है? तो आपका लाइम के कारण होता है ब्रिक में, इसलिए इसकी क्वांटिटी लगभग 5% तक लिमिट की जाती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या करता है? तो आयरन ऑक्साइड जो आप ब्रिक का कलर देखें रेड कलर, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिलिका जो है, सिलिका क्या करेगा? सो सिलिका आपका श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। एल्यूमिना जो है वो प्लास्टिसिटी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक अगर बोलेंगे तो क्या होएगा आपका 19 into 9 into 9। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज बोले या फिर नॉमिनल बोले, ये 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर रहता है। इसके अलावा अगर मॉड्यूलर बोले या फिर विथ मोटार अगर होता है तो वो 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर साइज इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक की जो साइज रहेगी वो 23 into 11.6 into 7.4 सेंटीमीटर रहती है। क्लियर है? ये 3 अलग अलग साइज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। 23 into 11.4 into 7.6 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इस तरीके से ब्रिक आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, ये ब्रिक का जो ये सामने वाला जो फेज होता है, ये जो सामने वाला फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर, और ये जो फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, तो ब्रिक की जो साइज है 19 into 9 into 9 कैसे होगी? ये वाला जो साइज होगा वो होता है आपका 19 सेंटीमीटर का, ये होता है अगेन 9 सेंटीमीटर का, और ये वाला अगेन होता है आपका 9 सेंटीमीटर। फिर जब इसमें हम लोग जब इसको ब्रिक मैसनरी में यूज करते हैं या विद मोटार यूज करते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर मोटार की थिकनेस को इंक्लूड करके वो मॉड्यूलर साइज जो हो जाता है वो आपका 10 into 10 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर? उसके बाद ये ब्रिक इस तरीके से ही रहती है। ये वाला जो फेज है ये ब्रिक का टॉप फेज है। ठीक है, ये वाला जो फेस है ये ब्रिक का टॉप फेज है। यहाँ पे ऊपर में एक डिप्रेशन बना होता है, यहाँ पे ऊपर में एक डिप्रेशन बना होता है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, इस डिप्रेशन को फ्रॉग बोलेंगे। फ्रॉग की साइज होती है 10 into 4 into 1 सेंटीमीटर। ये वाला जो रहेगा ये होता है 19 टोटल है, तो ये होगा आपका 10। इधर आपका 9 टोटल है, तो ये हो गया आपका 4, और 1 सेंटीमीटर का जो होता है वो डेप्थ होता है, ये डिप्रेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, अब फ्रॉग का मेन पर्पस क्या है? फ्रॉग कैसे पहचानेंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ब्रिक होती है, कोई भी ईंट होती है, उसके ऊपर ये इस तरीके से इसका ब्रिक का टॉप फेस है, तो यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा हुआ होता है, एबीसी कोई भी नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना इस फ्रॉग का मेन पर्पस नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है जब हम लोग इसको ब्रिक मैसनरी में यूज करते हैं तो ये एक लेयर हो गई ब्रिक की, और इसके ऊपर ये दूसरी लेयर हुई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग मोटार को फिल करते हैं तो एक की प्रोवाइड करता है। ये वाला जो पोर्शन होता है की तरह एक्ट करता है और दोनों का बॉन्ड को अच्छे तरीके से डेवलप करता है या स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो मेन पर्पस ऑफ फ्रॉग इज टू प्रोवाइड की बिटवीन, ठीक है, की या की जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट लेयर,
ये इसका मेन पर्पस होता है। फिर स्पेस रहती है तो कुछ भी मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा जाता है। आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं एक दो पॉइंट को हम लोग। इसी तरीके से टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या होगा, जब हम लोग ब्रिक मैसनरी, जब ब्रिक को यूज करते जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक को यूज करते जाएंगे, तो उसको अलग अलग पैटर्न में, फॉर्म में उसको एडजस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये अलग अलग बॉन्ड किस तरीके से होता है, तो देखो ये एक पहला है, ये क्या है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होगा, तो देखो ये पूरे ब्रिक में ये जो फेज हम लोग को दिख रहा है, फेज मतलब कि अगर मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई एक वॉल बनी हुई है और मैं सामने से उसको देख रहा हूं, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, तो मेनली मेरे को यहाँ पे पूरी जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे स्ट्रेचर्स को अगर मैं कनेक्ट करते जाऊं, या स्ट्रेचर वाइज इसको लेंथ वाइज अगर मैं उसको यूज करूं, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है उसको मैं बोलता हूं स्ट्रेचर बॉन्ड। और स्ट्रेचर बॉन्ड से हम लोग हाफ ब्रिक वॉल बनाते हैं। हम लोग कैसी बनाते हैं, हाफ ब्रिक वॉल। स्ट्रेचर बॉन्ड जो रहेगा, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड अगर यूज करके हम लोग वॉल बना रहे हैं तो इसकी थिकनेस रहेगी 10 सेंटीमीटर की। आगे देखते हैं हेडर बॉन्ड। आगे हम लोग देखते हैं हेडर बॉन्ड। तो अगर कोई ब्रिक है, पहले देखो स्ट्रेचर बॉन्ड में हम लोगों ने क्या किया, ये इसका फेस था, उस स्ट्रेचर वाइज उसको अरेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। उसी तरीके से ये सामने वाला है, उसका हेडर है, तो इस तरीके से ये एक ब्रिक ऐसे और इस तरीके से अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे हेडर बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके से ये सामने से अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा हम लोगों को हेडर ही दिखाई दे रहा है, और इससे हमारा फुल ब्रिक वॉल बनता है। इससे हम लोगों का फुल ब्रिक वॉल बनेगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे इसी का फर्दर डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो एक होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड, दूसरा होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, अब इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, तो ये कोर्स है। ठीक है, कोर्स मींस आप समझ सकते हैं कि लेयर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स इस तरीके से है। तो एक लेयर में देखिए या एक कोर्स में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेचर यूज हो रहा है, देन सिर्फ और सिर्फ हेडर यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर और सिर्फ और सिर्फ हेडर। इस तरीके से ऑल्टरनेट कोर्स में अगर हेडर और स्ट्रेचर यूज होगा, ठीक है, एक में सिर्फ स्ट्रेचर है देन फिर सिर्फ हेडर है, इस तरीके से अगर पैटर्न बनेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है ये बेस्ट होता है आपका लोड बियरिंग वॉल के लिए। ये जो बॉन्ड होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए होता है, लोड बियरिंग वॉल के लिए होता है। जो वॉल लोड बियर करती है अगर किसी स्ट्रक्चर में, तो उस तरीके की वॉल्स को हम लोग इंग्लिश बॉन्ड से, उसमें हम लोग जनरली इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपका स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है ये पार्टीशन वॉल के लिए बनाया जाता है। ये किसके लिए बनाया जाता है, पार्टीशन वॉल के लिए। ठीक है, पार्टीशन वॉल कहां यूज हुई, तो समझो किचन है, किचन के अंदर आप स्टोर रूम बना रहे हैं, तो एक पतली सी वॉल बना दी है, अंदर जाके सिर्फ सामान ही तो रखना है, स्पेस को जस्ट सेपरेट करना है, तो वो जो वॉल होती है वो आपकी होती है पार्टीशन वॉल। और जनरली वो कैसी बनाई जाती है, हाफ ब्रिक वॉल या फिर आपका स्ट्रेचर बॉन्ड उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड के लिए। तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, एक ही कोर्स में, देखिए ये कोर्स में आपको बताया, कोर्स या लेयर बताया, तो आपका स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर ऑल्टरनेटिवली एक ही कोर्स में यूज होगा। उसी तरीके से फिर ये देखिए हेडर स्ट्रेचर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो जब हम लोग इंग्लिश बॉन्ड की बात करेंगे तो ये आपका स्ट्रेचर यूज हो रहा है, एक कोर्स पूरे स्ट्रेचर का बनेगा, देन एक कोर्स पूरा हेडर का बनेगा, और इसमें क्या होगा, हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स में यूज होते जाएंगे। क्लियर है, आई होप आप टाइप ऑफ बॉन्ड समझ चुके होंगे। आगे इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट, अब ब्रिक जब हम लोग यूज करते हैं तो कहीं कहीं पे ब्रिक को कट करके यूज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन शेप या कहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग क्लोजर बनता है उसका। ठीक है, अलग अलग क्लोजर बनता है, तो क्या क्या क्लोजर है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका किंग क्लोजर। सबसे पहले आता है आपका किंग क्लोजर। तो ये आपका ब्रिक है, ये इस तरीके से है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये विड्थ हो गई। ठीक है, ये विड्थ का सेंटर हो गया, ठीक है, और ये लेंथ वाइज सेंटर हो गया, दोनों एक एक जगह। इसको विड्थ के सेंटर से लेंथ के सेंटर तक अगर हम लोग उसको कट करके अलग कर दें तो ये वाला पोर्शन जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। ये वाला पोर्शन जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेवेल्ड क्लोजर। इसमें क्या होगा, सेम यही है, ये विड्थ का सेंटर है, मान लो ये हेडर है या हेडर का सेंटर है, उससे लेकर के सीधा लेके जा रहे हैं और कहां तक कट कर रहे हैं, जो लेंथ वाइज जो एज है उसकी, वहां तक उसको कट करके अगर सेपरेट करेंगे तो इतना पोर्शन जो अपने को बचेगा इसको बोलते हैं बेवेल्ड क्लोजर। ठीक है, आगे देखते हैं मिट्रेट क्लोजर। इसमें जो आपका लेंथ है, जो आपका हेडर है, वहां से लेके कुछ इस तरीके से एंगल फॉर्म करते हुए अगर उसको हम लोग इस तरीके से कट करें तो ये वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिट्रेट क्लोजर। नेक्स्ट आगे ये आपको दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ये आपका आ गया फुल ब्रिक, उसके बाद फिर आता है क्वीन क्लोजर, उसके बाद फिर आता है क्वीन क्लोजर। तो देखिए ये पूरा का पूरा लेंथ है,
ठीक है। तो लेंथ वाइज उसको हाफ कर दे रहे हैं, लेंथ वाइज अगर उसको हम लोग हाफ कर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर। लेंथ वाइज उसको हाफ कर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अब देखो ये जो हाफ किए इसको फर्दर फिर से हाफ कर रहे हैं, ये हाफ किए फर्दर हाफ कर रहे हैं, तो फिर ये क्वीन क्लोजर इसको क्या बोल देंगे, क्वार्टर। ठीक है। किंग क्लोजर अभी मैं आपको बताया, बेवेल्ड भी बताया, मिट्रेड भी बताया। उसी तरीके से ये आपका आता है हाफ बेट। अब अगर मान लो ये लेंथ है, ये लेंथ है, इस लेंथ को ही हाफ कर दिए, ये पूरा का पूरा आपका लेंथ है, इस लेंथ को हाफ कर दिए तो इसको बोलते हैं हाफ बेट। इस लेंथ के 3/4 पोर्शन से, ये थोड़ा आगे बढ़ा के 3/4 पोर्शन से इसको कट किए तो इसको बोलते हैं 3/4 बेट। उसी तरीके से बेवेल्ड एक एंगल के हिसाब से हम लोग उसको कट किए लेंथ वाइज तो इसको बोलते हैं हम लोग बेवेल्ड बेट। ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको बोलते हैं बुल ट्रेंच किलन। तो ये एक किलन में बनती है, जो ब्रिक मैन्युफैक्चर होता है ये एक किलन में बनती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये चैम्बर है, ये इसका बाउंड्री वॉल है। ठीक है। यहाँ पे आपका प्री हीटिंग होगा। ठीक है। ये फीड होल है, कंबशन जोन है। इस तरीके से अलग अलग पोर्शन में ये ब्रिक आगे जाते हुए मैन्युफैक्चर होता है और ये चिमनी से जो भी आपके गैसेस है वो निकल जाते हैं। ठीक है। तो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब ड्राइंग होने के बाद जब उसकी हीटिंग होती है तो वो एक किलन में होती है, जिसमें बुल ट्रेंच किलन का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। और नेक्स्ट दूसरा ये वाला जो है ये आपका है हॉफमैन का। नेक्स्ट जो किलन है ये आपकी है हॉफमैन किलन। अब बुल ट्रेंच किलन और हॉफमैन किलन में जो ज्यादा एफिशिएंट किलन है वो हॉफमैन किलन है। ज्यादा एफिशिएंट ब्रिक्स जिससे निकलती हैं वो हॉफमैन किलन से निकलती है। ठीक है। जनरली इंडिया में बुल ट्रेंच किलन ज्यादा यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टूथिंग। टूथिंग क्या होता है कि अगर मान लो हम लोग कोई ब्रिक वॉल बना रहे हैं और फर्दर आगे अब टाइम हो गया लेबर का, वो जा रहा है। ठीक है। तो आगे जो वो ब्रिक बनाना कंटिन्यू, आगे जो वो वॉल बनाना जो कंटिन्यू करेगा उसके बीच में जॉइंट के लिए, या आगे की जो वॉल कंस्ट्रक्ट करेगा उसके बीच में जॉइंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक की फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है देखो यहां तक तो ये वाली ब्रिक, यहां तक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो नॉर्मल वॉल जैसे बन रही थी वो वैसे ही आगे कंटिन्यू हुई होगी जैसे भी बनी है। यहाँ पे पोर्शन क्या है ब्रिक का, ये इस तरीके से ब्रिक है, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है ये वाला, फिर ये ब्रिक है, फिर स्पेस छोड़ा गया है। तो आगे जब ये वॉल कंटिन्यू होगी, जब वॉल आगे कंटिन्यू होगी तो इसके जॉइंट फॉर्म होते हुए, ये जो स्पेस है वहां जॉइंट फॉर्म होते हुए वॉल आगे जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं टूथिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे ये आपका टूथिंग हो गया और ये इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। भी एक तरीके का ब्रिक है, ये कॉर्नर पे यूज होता है। ठीक है। यहां पे ये एक वॉल आ रहा है, दूसरा इस तरीके से यूज हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन में। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। ठीक है। मैं आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा सिलिका होगा, फिर एल्यूमिना होगा, फिर लाइम होगा। तो यहां पे क्या आएगा इसका आंसर, सिलिका। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। इसके पहले वाला भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे। फिर से सबसे पहले सिलिका होगा, वो कितना होगा 50 to 60%। एल्यूमिना कितना होगा 20 to 30%। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब ब्रिक मैन्युफैक्चर, हम जब भी हम लोग ब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्ले प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, इसका करेक्ट सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनसॉइलिंग। ठीक है। अनसॉइलिंग क्या होता है कि जो भी आपका कहीं से भी हम लोग अगर अर्थ या क्ले एक्सकवेट कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ वेजिटेशन होगा, घास वास निकली होगी, तो 30 सेंटीमीटर तक पहले एक्सकवेट करके उतनी सॉइल को डिस्कार्ड कर देते हैं, उतनी सॉइल यूज नहीं करते, उसके बाद हम लोग एक्सकवेट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका अनसॉइलिंग। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिगिंग। उसके बाद जितना भी आप डेप्थ तक आपको सॉइल चाहिए वो निकाल लो। उसके बाद क्या हो गया आपका डिगिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वेदरिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेदरिंग। EAB और कहीं है क्या, ये फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, और लास्ट में होता है आपका टेम्परिंग। ब्लेंडिंग और लास्ट में क्या होगा आपका टेम्परिंग। ब्लेंडिंग क्या है, वो पूरे के पूरे सॉइल को, इसके पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग में सॉइल का ऐसा हम्प बना करके कुछ इस तरीके से ऐसा माउंड बना करके उसको रख दिया जाता है। ठीक है। एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग। सपोज हम लोगों में जितना लाइम कंटेंट चाहिए उस क्ले में, ब्रिक क्ले में, उतना नहीं है तो लाइम, सिलिका जो भी उसमें ऐड करना होता है उसको थोड़ा बहुत हम लोग उसमें ऐड करते हैं और एडजस्ट करते हैं और मिक्स करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। देन टेम्परिंग। टेम्परिंग
पग मिल में होती है उसको अच्छे से नीडिंग एक्शन मतलब गूथा जाता है, ठीक है, नीडिंग एक्शन होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा EABDC। सबसे पहले होगा आपका अनसॉइलिंग, देन होगा डिगिंग, डिगिंग के बाद होगा आपका वेदरिंग, वेदरिंग के बाद होगा आपका ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग के बाद लास्ट आपका हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट, ब्रिक आर बर्ट एंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ 900 to 1200, 900 to 1200 होता है, इसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है सीमेंट का क्या होता है, तो सीमेंट का जस्ट इसके बाद रहेगा, तो 1200 से 1500, ठीक है, 1200 से 1500, किसी किसी बुक में 1300 से 1500 भी दिया है, रफली ये रेंज याद रखिएगा, इसी के आसपास रहता है। तो पहले ब्रिक का रहेगा 900 to 1200, देन जैसे 1200 हुआ तो 1200 से 1500 रहेगा, वो आपका सीमेंट का रहता है। नेक्स्ट, एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक कॉजेस ड्यू टू, ठीक है, किसके कारण होता है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक, हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट, हाई पोरोसिटी, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इन क्ले, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, अगर कोई ब्रिक है, ठीक है, अगर कोई ब्रिक है, अब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें वेदर का इफेक्ट या फिर मॉइस्चर उसमें आते रहेगा, बारिश के टाइम पे या किसी भी तरीके से उसमें मॉइस्चर आते रहेगा। अगर उसमें सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट है, अल्कलीज ज्यादा प्रेजेंट है, तो उससे रिएक्ट करके वो तो क्या होगा, एक तो डिकम्पोज भी होगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, अपने सरफेस पे पैचेस फॉर्म करता है, सरफेस पे वाइट पैचेस फॉर्म करता है। ये जो वाइट पैचेस होते हैं ना, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस, ठीक है, किसके कारण होगा, सॉल्ट या अल्कलीज के कारण, सॉल्ट या अल्कलीज के कारण। When deposit of efflorescence is more than 10% exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as, तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा आपका नील, ठीक है, अगर कोई एफ्लोरेसेंस हुआ ही नहीं तो। उसके बाद आता है स्लाइट, ठीक है, कितना, अप टू 10%। उसके बाद आता है मॉडरेट, 10 to 50%। उसके बाद आता है हाई या हैवी, ग्रेटर देन 50%, और वेरी हैवी अगर ग्रेटर देन 50% हो और इसके साथ में कुछ पाउडर्ड फॉर्म में भी सरफेस पे आ रहा हो, तो क्या बोल रहे हैं, मोर देन 10% है, मोर देन 10% है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉडरेट। कौन सी कंडीशन में आ रहा है, मॉडरेट। वेरी हैवी या इसको बोल सकते हैं सीरियस कंडीशन, वेरी हैवी या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स, रेड कलर आपका देता है आयरन ऑक्साइड, रेड कलर आपका देता है आयरन ऑक्साइड। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि येलो टिंट कौन प्रोवाइड करता है, येलो टिंट, ठीक है, थोड़ी सी जो येलोनेस बीच में रहती है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो मैग्नीशिया, कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीशिया, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक ब्रिक सैंपल हम लोगों ने निकाला है और ब्रिक थोड़ा ज्यादा येलोइश कलर का हो गया है, तो उसमें कौन से कंपोनेंट की एक्सेस हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशिया। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन विच व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन द ब्रिक सरफेस, अभी हम लोग देखे क्या होएगा, एफ्लोरेसेंस, अभी हम लोग देखे क्या होगा, वो एफ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें से देख लेते हैं, जैसे स्पॉट्स है, तो स्पॉट्स भी आपका सरफेस पे कुछ स्पॉट्स बनते हैं, लेकिन ये सल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। ब्लिस्टरिंग आपका जो होता है वो एयर के कारण होता है, ठीक है, एयर इंटरप्ट हो जाती है उसके कारण, ठीक। नेक्स्ट, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक बोला है, ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक के लिए साइज क्या होता है, तो वो होगा आपका 20x10x10, और उसके साथ साथ में आप ये कोड बुक भी याद रख लीजिएगा, IS 1077-1922, ये कोड बुक आपका पूछ सकते हैं कि 1077 कोड बुक किसके लिए यूज होता है। इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक इट मेक्स द ब्रिक, तो क्या होएगा, ब्रिटल एंड वीक, अगर सिलिका ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, ब्रिटल कर देता है और वीक कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, SSC JEE का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। देखते हैं, एल्यूमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, तो ये तो बहुत सही है, टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है, ये प्लास्टिसिटी देता है जिससे हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस रॉ ब्रिक एक्सपांड एंड स्वेल, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपांड होगा या स्वेल होगा, ये किसके कारण होता है, अगर हम लोग लाइम कंटेंट को डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा कर दे, तो ये किसके कारण होगा, प्राइमरली लाइम के कारण होगा, किसके कारण होगा, लाइम के कारण होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं,
A is true and B is false. A is true and B is false. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 1077, फिर से ये कोड बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक्स विथ क्लास डेजिग्नेशन 15। याद रखना, जो आपका डेजिग्नेशन देगा वही आपका स्ट्रेंथ होगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ किसमें होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। वो स्ट्रेंथ आपका हमेशा किसमें होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिक्वायर्ड मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस या कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.5 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज, देखो हम लोगों ने देखा अभी डायग्राम कुछ देर पहले, लेंथ वाइज अगर इसको कट कर देंगे तो वो क्या होगा? आपका क्वीन क्लोजर रहेगा। लेंथ वाइज कट करने पे वो क्या रहेगा? क्वीन क्लोजर रहेगा। स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक कितना रहता है? तो रेंज याद रखिएगा, 3 to 3.5 kg रहता है। 3 to 3.5 kg रहता है। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आंसर होगा डी।